बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम पॉलिटिकल मैटर्स के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, मैंने जब भी कोई प्रोग्राम किया या बात की तो मेरा प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि वो पाकिस्तान के लिए हो, पाकिस्तानी कौम के लिए हो और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हो, रोशन मुस्तकबिल के लिए हो। ये जो मामलात हैं इनको हम डिस्कस करते करते बाज़ औक़ात इस हद तक अपने नज़रियात को जो है वो उजागर करने में दूसरे के नज़रियात को दबाना शुरू हो जाते हैं। ये इस कौम में थोड़ा मैं समझता हूँ प्रॉब्लम है। एक दूसरे का नुक्ता नज़र लेके आगे बढ़ने को हम जमहूरियत कहते हैं और इस जमहूरियत में जिस तरह से 1971 का बदला लिया है हमारी फ़ौज ने भारत से, उसका तज़किरा मैं बार बार करता हूँ। जिस तरह भारत अपनी हठधर्मी में उतरा हुआ है, सिंध-ताश मुआहदे का यकतरफा उसका मुअत्तल करना, उसकी अनाउंसमेंट करना, ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया ही नहीं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और बैरूनी मामलात के लिए और किसी का पानी बंद करना ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। इसके ऊपर हमारे जो DGISPR हैं उनकी एक स्पीच है, उसमें उन्होंने कहा कि भारत अगर हमारा पानी बंद करेगा तो हम उसका सांस बंद कर देंगे और यकीनन ऐसी ही जुबान भारत के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसको समझ आएगी। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए कि ऑपरेशन बनियाल मरसूस जो है वो हमने तो अभी सिर्फ मज़ाहमत की है, हमने तो अभी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ही नहीं की। और यकीनन ये बात दुरुस्त है। हमने देखा इस जंग की फतह का हमने एक ऐसा मंजरनामा देखा कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान और जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो फील्ड मार्शल को जिस तरह से उनको एक एजाज़ से नवाजा, पूरी कौम ने उसको सराहा। और इसी तरह हम पॉलिटिकल जमातों को भी ये कहते हैं कि खुदारा अब वक्त नहीं है एक दूसरे के साथ मज़ाहमत करने का, अब कौम को यकजा करने का वक्त है और आगे बढ़ें और आगे बढ़ते चले जाएं, चाहे वो हुकूमत हो, अपोजिशन हो, और खुद साख्ता जो दुश्मनियां हैं उसको मिटा के कौमी यकजहती को फ़रोग दें और इसको आगे बढ़ाएं। मेरे साथ इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए मौजूद हैं मोहतरम नासिर शिराजी साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, कॉलमिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शिराजी साहब, वेलकम टू माई शो। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं फ़रहत खालिद साहिबा, ये PTI की बड़ी सीनियर रहनुमा हैं, इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं PTI के लिए और कड़ा वक्त इन्होंने इमरान खान के साथ खड़े होकर गुजारा है, PTI के साथ खड़े होकर गुजारा है। इनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएं। शिराजी साहब, भारत जो मर्जी कहता रहे, लेकिन अगर हम देखें कि श्रीलंका से भी एक आवाज़ उठी है, श्रीलंका की तरफ से वाज़े तौर पर एक पैगाम आ गया है और उस पैगाम का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि हम इनके साथ बिजली के मुआहदे करने जा रहे हैं, हम इनके साथ डैम के मुआहदे करने जा रहे हैं। अगर ये आलमी बैंक के ज़ामन जो है आलमी बैंक, उसकी ज़मानत होते हुए ये यकतरफा तौर पे सिंध-ताश मुआहदा जो है वो मुअत्तल करता है, तो फिर कोई दुनिया का शख्स भारत पे कैसे एतमाद कर सकता है? शमसी साहब, जो बयान आया है श्रीलंकन वज़ीर का, वो है तो बड़ा हौसला अफजा और मैं समझता हूँ कि रियलिटी झलकती है उनकी बात में कि आलमी इदारे जब किसी प्रोजेक्ट के गारंटर बन जाते हैं तो फिर कोई भी फरीक जो उसका सिग्नेटरी होता है वो उससे सरे मुँह इन्हिराफ नहीं कर सकता। लेकिन ये बात है महज़ब कौमों की, महज़ब ममालिक की, जहाँ ऑन मेरिट हुकूमतें होती हैं और उनमें शऊर होता है। भारत इस मामले में एक मुख्तलिफ ताकत है, एक मुख्तलिफ मुल्क है। भारत के मामले में हम बिल्कुल ये इत्मीनान नहीं कर सकते कि वो आलमी बैंक जो गारंटर है सिंध-ताश मुआहदे का, वो उसको कहीं बांध सकेगा, कहीं मजबूर कर सकेगा। भारत के ज़ाय तरकीबी बड़े मुख्तलिफ हैं, उसकी लीडरशिप बहुत मुख्तलिफ है, बल्कि मीन है। मैं कहूँगा वो कभी भी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पाबंदी नहीं करते। और उसके सबसे बड़ी मिसाल मसला कश्मीर है, जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसका एक नुक्ता है और सिंस 1947 ये हल तलब मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसे हल होना था, वो नहीं हो सका। और ख़ास तौर पे 370 के बाद जो कुछ हमने वहाँ पे देखा, जिस तरह वहाँ पे फ़ौज एक बहुत बड़ी तादाद में उतार दी गई, पहले भी थी ऑफ कोर्स लेकिन बाद में ज़्यादा, और जिस तरह फिर गैर कश्मीरियों को वहाँ पे सेटल करने की कोशिशें की गई,
तो ये सारा कुछ जो था ये बैनुल अक़वामी कवानीन के ख़िलाफ़ अमल था भारत का। तो जो अगर भारत इतना कुछ कर सकता है, अक़वाम मुत्तहिदा उसमें इंटरवीन नहीं कर सका, और बाकी आलमी ताकतें जो हैं, जो कुछ हमारे भी दोस्त हैं, कुछ भारत के दोस्त हैं, कुछ हमारे मुश्तरका दोस्त हैं, वो भी इस सिलसिले में कोई काबिल ज़िक्र रोल अदा नहीं कर सके, तो भारत अगर सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए उससे इनहराफ करता है तो मुझे नहीं समझ में आती कि उसको कौन रोकेगा। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस, मैंने भारत को जितना स्टडी किया है, भारत के मामले में ये होता है कि भारत नहीं बल्कि सारी दुनिया में ऐसे कि माइट इज़ राइट। 42 मुल्कों की इत्तेहादी फ़ौज बन के जब इराक के ऊपर हमलावर हो रही थी, अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर सका था? जब लीबिया को ताराज किया जा रहा था तो सारी दुनिया कहाँ थी? अब गज़ा में जो कुछ हो रहा है, सारी दुनिया क्यों सोई हुई है? तो मैं समझता हूँ ये माइट इज़ राइट का जो फ़लसफ़ा है, जिसको अमेरिका और यूरोप ने तरवीज दी है, इसको ताकत बख्शी है, अब लॉ ऑफ लैंड जो है वो ये कुछ बनता जा रहा है। तो भारत से हम हर उस बुरी बात की तवक्को कर सकते हैं जो हम कम अज़ कम अपने लिए खुद नहीं सोच सकते। तो अगर हम ये सोचते हैं कि भारत इस मुआहदे पे वापस आ जाएगा और इसको इंटैक्ट रखेगा, तो ये हमारी भूल है। हमें वर्स्ट सर्कमस्टांसिस के लिए तैयार रहना होगा। और श्रीलंकन वजीर का जो बयान है वो इन्हीं तमाम खदशात की निशानदही कर रहा है। ठीक कि मुआहदे तो हम कर रहे हैं, लेकिन आलमी बैंक का रोल क्या होगा? आलमी बैंक अगर इन तमाम मामलात में कुछ नहीं कर सका तो फिर उनके मामलात ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई ना बात, लेकिन मुझे बताएं कि ये जो अपना हमारी तरफ से जिस तरह का स्टांस लिया जा रहा है, अपना जनरल अहमद शरीफ जो DGISPR हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे इसको मैं बढ़क नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया है कि हमें इस बात के नोटिस लेना होगा कि अगर भारत हमारा पानी बंद करेगा तो हम उसकी सांसें बंद कर देंगे। ये देखें ना जरा कितनी बड़ी बात है। देखिए, जनरल अहमद शरीफ ने जो कुछ कहा है वो सिर्फ ISPR के हेड के तौर पे उनका बयान नहीं है, वो सिर्फ मुसल्लह अफवाज का माफिया ज़मीर नहीं है, वो पूरी कौम की आवाज़ है। और मुझे ख़ास तौर पर उनके इस बयान से बहुत खुशी है। मैं इसको एक मर्दाना वार बयान करार देता हूँ। देखिए, 71 ऑनवर्ड अगर हम पाकिस्तान की तारीख और भारत के साथ जो रिलेशनशिप है उस पर नज़र डालें तो हमें ये लगता है कि भारत ने जब हमारे रख्सार पे पहला थप्पड़ मारा तो हमने दूसरा रख्सार आगे कर दिया। ठीक। और यह कुछ होता रहा पिछले 30-40 बरस में। और पाकिस्तान की भारत के साथ जो पॉलिसी थी वो मौजद खाना रही, हम डरे रहे, सहमे रहे, और हमारा मोराल बहैसियत कौम के बहुत ज़्यादा डाउन हुआ, और इसका मैं समझता हूँ असर और भी बहुत सी जगहों पे पड़ा होगा। अब जो हमारा किरदार सामने आया है इस सैरोज़ा जंग में, और अब जो हमारी मिलिट्री क़यादत ने और हमारी सिविल क़यादत ने जो रवैया अख्तियार किया है वो काबिल तहसीन है। हमें पहली मरतबा ये एहसास हुआ है कि हम वाकई के न्यूक्लियर पावर हैं। पहले हमारी आंखों के सामने एटम बम तैयार हुआ, हमने उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और जिन लोगों का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है हम उन्हें सराहते रहे हैं, लेकिन एटम बम रखने के बावजूद हमने तो अपने आप को थर थर कांपते ही पाया। तो मैं समझता हूँ ये पहली मरतबा है कि हमने अपने कदमों पर वजन डाला है, हमने भारत को ललकारा है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात की। फरत साहिबा, ये जो शराई साहब ने गुफ्तगू की है, इस पे आप मुझे बताएं कि PTI जो है उसका एक अपना मौक़िफ़ होता है हमेशा, लेकिन हमने इस दफ़ा देखा है कि तहरीक इंसाफ ने कदम से कदम मिला के साथ दिया है, पूरी जमात ने। चेज है कि कुछ लोगों ने एतराज़ात उठाए हैं आपकी जमात में से कि जी हमें इस तरह नहीं करना चाहिए था। आपके यूट्यूबर्स ने भी कुछ अटैकिंग पोजीशन और इंडियन लाइन ली, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पे जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं या आपकी जमात ने एक बड़ा किरदार अदा किया और कौम ने यकजा होकर आगे बढ़ के जो है वो ललकारा भारत को और हमला करने में फ़ौज को सपोर्ट फराहम की। जबकि नाज़रीन, मैं सुनता था उनके मेजर्स की या उनके यूट्यूबर्स की कि जी हम बांग्लादेश 2 करने जा रहे हैं और जब हम वहाँ दाखिल होंगे को PTI हमारा साथ देगी और ये होगा वो होगा। मैं वो बातें करना नहीं चाहता नेशनल मीडिया पे बैठ के, लेकिन फरत साहिबा, ये आपके बारे में ये तासुर क्यों कायम हुआ? इस तासुर को आप ज़ायल कैसे करेंगी? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम पाकिस्तानी कौम है, फ़ौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा। सबसे पहले मुल्क होगा और तो हम होंगे।
हम सब जो हैं फ़ौज के साथ खड़े हुए। जहाँ तक ये बयानियों को तोड़ मोड़ कर बयान किया जाता है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के इख्तलाफात हैं, तो मैं यहाँ पे आपके इस फोरम पे ये अर्ज़ करती हूँ कि फ़ौज जो है वो हमारी मुहाफ़िज़ है, वो बॉर्डर्स पे खड़ी हुई है। हमारा इख्तिलाफ़ फ़ौज से बिल्कुल नहीं है, हम इस चीज़ को बार बार क्लियर करते रहे हैं। हमारा जो इख्तिलाफ़ है वो जो निज़ाम के ख़िलाफ़ है, जिसमें कबाहतें हैं, जो 70 साला निज़ाम है, और जिस तरह से हमारी फ़ौज ने इंडिया का मुकाबला किया और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, हम इसकी वो काबिल सताइश है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है और आज हमें अपनी फ़ौज पे फ़ख्र है। और जो एटम बम की जहाँ तक आप बात करते हैं, बिल्कुल मैं शराजी साहब की बात को सेकंड करती हूँ कि हमें एटॉमिक पावर कहा जाता था, लेकिन हमारा मजाक उड़ाया जाता था, जी इनके पास तो एटॉमिक पावर है और ये बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। तो इस यहाँ पे मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर को भी खराज तहसीन पेश करूँगी कि जिनका ये प्रोजेक्ट था, जो कि मैं ये पिछले 2 हफ्तों से देख रही हूँ कि बिल्कुल फ़ौज का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन हमें अपने उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने ये सारी काविश में जिनकी एक बहुत बड़ी नुमाया हैसियत रही। तो इंडिया जो है, देखें, इंडिया एक हमारा अज़ली दुश्मन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँगी कि जब हमारे अंदरूनी इख्तिलाफ़ात ज़्यादा होंगे तो दुश्मन हमला करेगा और उसको मौका मिलेगा। सबसे जो ज़रूरत अहम है वो ये है कि हमारे इस वक्त जो इंटरनल अफेयर्स हैं, हमें उसको ओवरकम करना है। वो जो हमारे गैप्स हैं इस वक्त, जो हमारे इस वक्त सिस्टम जामिद हुआ हुआ है, हमें उस पर तवज्जो देनी है कि क्या वजह है कि मुल्क यहाँ तक पहुँचा हुआ है। अच्छा, शराई साहब, जनरल अहमद शरीफ जो हैं DGISPR, उन्होंने कहा है कि जो बच्चों की बस पे हमला किया गया था स्टूडेंट्स पे, वो तहरीकुल हिंद ने किया था, ठीक है। और उन्होंने कहा जी ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, ये इसमें शामिल है भारत हमेशा से, और क़याम पाकिस्तान के बाद से साजिशें शुरू कर दी गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, इस बात में तो बिल्कुल 100% हकीकत है कि पाकिस्तान में तखरीबकारी की जितनी कार्रवाइयाँ हैं उनके पीछे भारत कहीं ना कहीं मुलव्विस है। ये कहना दुरुस्त नहीं, 100% मुलव्विस है। लेकिन इससे पहले, वही मैं बात कर रहा था जैसे पहले, कि 25 बरस पहले या 30 बरस पहले हमारा स्टांस क्या होता था, हम दुश्मन का नाम लेते हुए घबराते थे। मालूम हमें था कि हमारा दुश्मन कौन है, लेकिन हम लफ्ज़ भारत या भारतीय हुकूमत या उस वक्त का भारतीय वज़ीर आज़म या दीगर जो ज़िम्मेदारान हुकूमत थे, हम उनका नाम नहीं लेते थे। तो एक बड़ी तब्दीली ये है कि हम अपने दुश्मन का नाम लेते हैं, उसको पहचानते हैं, उसको वार्न करते हैं, और फिर उसकी जो तखरीबकारी की जो कार्रवाइयाँ हैं, सिर्फ उसकी ज़बानी मजम्मत नहीं करते बल्कि अमली तौर पे भी उसका जवाब देते हैं। सही। तो मैं समझता हूँ कि तखरीबकारी की जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हमें इसका जवाब देना है, और इंशाल्लाह हम अपना वक्त खुद देखेंगे। जिन्होंने जवाब देना है, उन इदारों में जो लोग हैं जो पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर हैं, वो बेहतर समझते हैं कि कब, कहाँ और कैसे जवाब देना है। और इसकी बड़ी मिसाल फिर वही है कि पहलगाम ड्रामे के बाद जो एक फ्लॉप ड्रामा था, उसके फ़ौरन बाद बड़ा सोच समझ के हमने जवाब दिया है। फ़िज़ा में भी दिया है, ज़मीन पर भी दिया है, और समंदरों में भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी नेवी जो थी वो तैयार थी। और भारतीय नेवी वहाँ पे भी पसपा हुई और नेवी को अपने जोर दिखाने का मौका नहीं मिला। ये भी मैं समझता हूँ हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि भारत की जो नेवी है उसने ये देख लिया था कि अगर उसने किसी किस्म की कोई शरारत की तो पाकिस्तान नेवी उसके परखचे उड़ा के रख देगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ये भारत का जो जंगी जुनून है, इसके बारे में बात करने की बजाय, मैं बार बार बानी पीटीआई की बात कर रहा हूँ, वो इनकी रिहाई के बारे में भी थोड़ा सा हम आएंगे कि क्या सूरत हाल है, बजाय इसके कि कंडेम करें वो अपना ये दहशतगर्दी जो इंडिया की तरफ से हो रही है, हमें उस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही। फौज और हुकूमत इस टाइम अपने हाथ पांव मार रहे हैं, बल्कि जनरल अहमद शरीफ ने यह भी कहा है DGISPR ने कि हमारी ज़्यादा जो फोर्सेस हैं वो डिप्लॉय हैं एंटी टेररिज्म के लिए, दहशतगर्दी के लिए, KPK में
बलूचिस्तान में, और भारत इसका फ़ायदा उठाना चाहता था, लेकिन फिर भी हमारी प्रोफेशनल फोर्सेस ने उसका मुकाबला किया, क्योंकि आजकल टेक्निकल जंग है, फिजिकली जंग कम ही होती है। ज़रा बताएं। देखिए जी, इसमें मैं ये कहूँगी कि जो आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई या उनका कोई बयान नहीं आया, तो यहाँ पे मैं अर्ज़ कर दूं कि बानी पीटीआई ने सबसे पहले जब उनके पास एक गैर सियासी शख्सियत को भेजा गया कि यहाँ पे हमारे इधर जंग के असरात शुरू हो गए हैं और आप कोई ऐसा मतलब बयान या कोई चीज़ आप ना करें, तो उन्होंने गैर मशरूत कहा था। उन्होंने कहा जहाँ तक मुल्क का मामला है तो मैं सबसे पहले खड़ा हुआ हूँ, और अगर आप कहते हैं कोई वीडियो पैगाम मैं देना चाहूँ जो कि हुकूमत नहीं चाहेगी, तो मैं कौम को वो पैगाम भी दूंगा और पूरी कौम को यकजा हो के अपनी फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए। और उन्होंने जो पहलगाम में जो अटैक हुआ और जो बालाकोट वाला मसला, उन्होंने इस पहले ही कह दिया था, उन्होंने कहा था भारत आराम से नहीं बैठेगा, भारत दोबारा अटैक करेगा। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ सबसे पहले पाकिस्तान है, और वो सब पाकिस्तान सबसे आगे, ये कौम जो यकजा होके फौज के साथ खड़ी हुई है और हम अपनी फौज के साथ हैं, और यही बानी पीटीआई का स्टांस है। अच्छा, ठीक है जी। शराई साहब, अब मुझे बताएं कि हम बार बार बानी पीटीआई का जिक्र सुनते हैं, हम कि जी कभी नजम सेठी साहब ने एक बात कर दी कि जी वो जब हमला करना था तो बानी पीटीआई को ब्रीफिंग देने के लिए वहाँ जाया गया, लेकिन इसकी तरदीद हुई। हमें ये नजम सेठी को क्यों ये कहना पड़ा कि वहाँ जाके बानी पीटीआई, क्या उनके पास क्या ऐसी हैसियत थी कि उनके पास जाना पड़ता? आपके पास क्या खबरें? मेरा ज़ाती जो तज्जिया है जी, वो ये है कि इस बात में हकीकत कोई नहीं है। हाँ, मैं नहीं समझता कि एक शख्स जो हुकूमत में भी नहीं है और उसके पास और भी कोई ओहदा नहीं है, उससे ये मशवरा किया जाए कि इस वक्त हमने भारत को उसकी जारहियत का जवाब देना है, मतलब उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अहमियत हाँ किसी हद तक अपोजिशन लीडर की होती है कि जब पूरी कौम को एतमाद में ले रहे हैं, पूरे पार्लियामेंट को एतमाद में ले रहे हैं, तो अपोजिशन लीडर या उससे ताल्लुक़ रखने वाले जितने मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट हैं उनको एतमाद में लिया जाता है। और उसका तरीका मौजूद है कि आप असम्बली में एक बात करते हैं और वो सबको कन्वे भी होती है। और जहाँ तक पाकिस्तान का मामला है, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि हुकूमत से इख्तलाफ करने वाले जितने भी लोग हैं, उसमें जो भी पार्टी है, जिसको भी आप समझ लें कि हुकूमत के और उसके ताल्लुकात सबसे ज़्यादा कशीदा हैं, जहाँ पाकिस्तान का मामला आता है तो कोई अपोजिशन रहनुमा, कोई अपोजिशन का MNA या सेनेटर, इवन MPA जो है, बल्कि एक आम वर्कर, एक आम वोटर जो है, वो भी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है और हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। इसके अलावा अगर कुछ लोगों के बयान को सियाको सबाक से हट के प्रिंट किया जाता है या नशर किया जाता है तो उसके मकासद कुछ और हो सकते हैं। सही। बाज़ मामलात में एक दूसरे को मलाइन करने की जो पॉलिसी है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। जहाँ कौम के दिफा का मामला है, मुल्क के दिफा का मामला है, वहाँ इस किस्म की सेल्फ मेड स्टोरीज जो हैं या उनको एंगल करके बयान करना जो है, ये कोई सेहतमंदाना सहाफ़त नहीं करार दी जा सकती। ठीक है, अच्छा नहीं, लेकिन ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है कि ये कहना क्यों पड़ता है? आप बताएं फरद साहब, कि ये व्यूज लेने के लिए है या पीटीआई के लोगों को राजी करने के लिए है? आप जरा बताएं कि वाकयातन कोई ईद से पहले चांसेस हैं खान साहब की रिहाई के, या वाकयातन इस तरह का कोई आपके पास कोई खबर आई है? क्योंकि हम तो ये हैरान हैं कि अलीमा खान साहबा तो कहती हैं कि जी खान साहब का मैसेज है कि फील्ड मार्शल की बजाय वो बादशाह बन जाते। ये तो कोई तुक नहीं ना। आप देखें, आप इंडिया से जंग जीतने के ऊपर अवार्ड दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, एजाज दे रहे हैं अपने आर्मी चीफ को, तो अगर खान साहब इतने बड़े लीडर हैं तो उनका मैसेज उनकी बहन कुछ और तरीके से दे रही हैं। सबसे पहले तो मैं शराजी साहब की बात को आगे बढ़ाती हूँ कि शराजी साहब का जो एक खाम ख्याली है कि जो बानी पीटीआई है वो इस ही इज नथिंग, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। नहीं, मैंने ये नहीं कहा ही इज नथिंग। उनकी एक पब्लिक पोजीशन है। मैंने ये कहा कि वो हुकूमत में भी नहीं है, वो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए भी नहीं है, बतौर अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में वो बैठ के कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। मैंने ये कहा है। फरज साहबा से आपने सवाल किया है, जवाब भी इन्हीं का बनता है, लेकिन मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। वो ये है कि जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को एक सॉफ्ट टारगेट समझकर हमला किया था,
फरद साहबा ने भी मुझे एक सॉफ्ट टारगेट समझ पिया, मुझ पे हमला कर दिया कि जी मैंने ये कहा, मैंने कहा कुछ और है, इंटरप्रिटेशन ये उसकी कुछ और कर रही है। जी जी बहरहाल जी मैंने क्लैरिफिकेशन दे दी कि मैंने सिर्फ इतना अर्ज किया है कि इमरान खान साहब इस वक्त असेंबली में फिजिकली मौजूद नहीं है, अपोजिशन लीडर का वो किरदार अदा नहीं कर रहे, लिहाजा उनसे मुशावरत जो है उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं की जा सकती कहीं भी, क्योंकि जब ऑपरेशन रोम बनता है ना जी वॉर के लिए या किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए, तो उसमें अपोजिशन लीडर नहीं होता। मुशावरत वजीर आजम, सदर, कैबिनेट से किसी हद तक होती है, एक पॉलिसी लाइन ली जाती है, उसके बाद ऑपरेशन रूम में तो सर्विसेज चीफ होते हैं, ठीक या वो कंसर्न लोग होते हैं जिन्होंने डिफेंस करना है या अटैक प्लान करना है। जी अच्छा जी, मेरी नॉलेज में तो वैसे ये भी है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो ऑपोजिशन लीडर से भी कोऑर्डिनेट किया जाता है। ऑपोजिशन लीडर तो आपका बैठा हुआ है ना जी, अंदर। मैं उसकी बात कर रही हूँ। उमर अयूब साहब की उनसे बात की जाती है, मुंतखब नुमाइंदों से बात होती है। बिल्कुल होती है। आप उनको और वो हुई भी। और ऑपोजिशन जो होती है उसका बड़ा अहम रोल होता अच्छा, है। पूछा नहीं जाता, उसको बताया जाता है कि हम ये अगर करने लगे। अपोजिशन लीडर कह दे अच्छा जी आपने जवाब नहीं देना, तो क्या फौज जवाब नहीं देगी? ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है, ये एक कोऑर्डिनेशन होती है। अगर आप ये सोचें हुकूमत और फौज ही सब कुछ है तो ऑपोजिशन का कोई रोल नहीं है। ऑपोजिशन इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। वैसे उसका रोल कानून साजी में अच्छा, है, लेकिन accountability में है। नहीं, लेकिन एक मैं- चीज I है, disagree। नहीं, लेकिन ये है कि जी जो अपना फैसला साजी का अमल है वो हुकूमत ने करना होता है, उसमें इनपुट जो है वो जरूर लेते हैं उनकी अपना अपोजिशन की। मेरा ये मौका मैं है। ये आप इसको बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते। नहीं, मेरा जीरो कहने नहीं। का मकसद ये था। दूसरी बात ये जो है कि शराजी साहब ने जो अभी बात की, मैं उसको इस तरह से लेती हूँ, बिल्कुल ठीक है, इस वक्त हम हुकूमत में भी नहीं है, बानी पीटीआई ऑपोजिशन लीडर भी नहीं है, लेकिन आप ये गौर करें कि वो कुछ ना हो के भी उसने पूरे निज़ाम को होल्ड किया हुआ है। तो आज जो उसमें जेल में जाके मुलाकातें होती हैं और उनको मुख्तलिफ तरीकों से उनको डीलें दी जाती हैं जिसको वो रिजेक्ट करते हैं, तो वो बगैर किसी ओहदे के, जो इस वक्त फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है, हम ये कहते हैं कि सिर्फ ओहदे देने से किरदार जो होता है वो बुलंद नहीं होता। इंसान का जो अपने जो काम होते हैं, जो उसका रोल होता है, उससे आपका किरदार बुलंद होता है। ठीक है। तो मैं ये इस वक्त ये कहती हूँ कि आप इतनी बड़ी हकीकत, इमरान खान एक बहुत बड़ी हकीकत है पाकिस्तान की, आप उसको तस्लीम करें। आप इस निज़ाम को जो है इसको चलने दें। आप अगर ये सोचेंगे ये 70 की दिहाई है और जो आप 70 सालों से होता आ रहा है, ये अब ऐसा नहीं है। इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है और वो एक इंटरनेशनली एक लेवल उसका है। नहीं, लेकिन इसमें हम ये इनकारी कोई नहीं है, ना कोई इनकार कर सकता है। मैं बताता हूँ, जितनी जमातें हैं मिसाल के तौर पे, उनके जितने अपना चेयरमैन हैं या उनके जितने प्रेसिडेंट हैं, उनकी अपनी अपनी हैसियत है। पीटीआई का जो बानी है उसकी एक अपनी हैसियत मौजूद है, उसका वोट बैंक मौजूद है। कौन कहता है कि नहीं है, और ये किसी का इनकार नहीं है। लेकिन डिसीजन मेकिंग करना और पाकिस्तान के मफाद में करना, अपनी पार्टी के मफाद में करना, ये उनको अभी तक सलीका नहीं आया, ये मेरा कहना है। शमसी साहब, यहाँ पे एक और बात है, जी, मैडम फरद की इजाजत से मैं इसमें एक चीज कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ। इन्होंने किरदार की बात की, जरूर करें। मैं समझता हूँ वफाज पाकिस्तान का और उसके सरबराहों का किरदार तो बड़ा शानदार और मिसाली रहा है। और इन कंपैरिजन अगर आप देखें उससे पहले, जो इनसे पहले सर्विसेज चीफ थे, किरदार उनका भी ठीक था, लेकिन जिस तरह इन ब्लैक एंड वाइट उन्होंने दुश्मन को, भारत को ललकारा है, उसको जवाब देने की बात की है और जवाब दिया है, तो ये तो एक मिसाली किरदार है, इसको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। सही। देखिए, उसको तो हम डेफिनेटली अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि फौज जो है वो सारा रोल उसी का है, तो फिर ये हम डेमोक्रेसी की बातें क्यों करते हैं? शराज साहब यहाँ रुकिए, बिल्कुल फरद की बात अपनी जगह पे होगी। हम ये नहीं कहते कि ऑल इन ऑल पाकिस्तान में हमारी जो नहीं, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह हमने दुश्मन को जवाब दिया है, वॉर या अटैक का जवाब जो देना है, इट इज आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, उसके अलावा उनकी पुष्ट पे खड़े हुए अवाम भी हैं और कुछ और अदारे भी हैं। सही।
तो ये सबके तावन, सबकी आयानत, सबकी मोमिनत से सब कुछ होता है। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगी कि बानी पीटीआई का जो रोल ये है इस वक्त कि पूरी कौम सिर्फ एक लीडर के पीछे खड़ी है, और ये आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। क्यों बानी पीटीआई को बगैर किसी ओहदे के, बगैर किसी चीज के इन्वॉल्व किया जाता है? क्योंकि वो जानते हैं कि बानी पीटीआई का एक अच्छा नहीं, आवाज सिर्फ मुझे इतना बता दें जी कि बानी पीटीआई यानी जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं, एक दफा वो कह देते हैं कि आप मुझे बताएं कि बात, कहते हैं जी फौज मेरे साथ बात करे। अलीमा खान साहबा मैसेज बाहर आके दे रही हैं कि जी फौज मेरे साथ डायरेक्ट बात करे। दूसरी तरफ वो कहते हैं जी अपना बजाय मुबारकबाद देने के उनको कि आपने फतह हासिल की है, अगर बातचीत का आगाज करना है तो पहले तो उनको मुबारकबाद देना चाहिए थी कि आपको फील्ड मार्शल बनने पे मुबारकबाद, अगर आप एग्री करें तो उसके बाद वो पैगाम देते बातचीत का। उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल बनने की क्या जरूरत थी, वो बादशाह बन जाते। देखिए फील्ड मार्शल और फिर फैसल वाडा जैसा जो आपके पार्टी की पैदावार हैं, वो जनाब उन्होंने कहा जी बादशाह वो हैं, ये उन्होंने मैसेज दे दिया है आपको कि फील्ड मार्शल जो है वो बादशाह हैं। हाँ। देखें अब इसी पे आ जाते हैं, फील्ड मार्शल की बात होती है, आप तारीख उठा के देख लें कि सबसे पहले फील्ड मार्शल का टाइटल किसको मिला 1959 में? जनरल अयूब। लेकिन वो खुद साख्ता खुद लिया उन्होंने, ये तो लीगली था ना। देखिए ये तो काबीना ने अप्रूवल दी, सदर से मंजूरी हुई, वजीर आजम पाकिस्तान ने वो सारा अरेंज किया और जंग जीतने के बाद किया। अच्छा जी, उस जमाने में भी ऐसा ही हुआ था, कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। मैं आपको ये बता रही हूँ उस जमाने में भी कैबिनेट, लेकिन वो प्रेसिडेंट खुद था, आपको पता ही है। जी जी, आपको पता है प्रेसिडेंट वो खुद था, आर्मी चीफ खुद था, लेकिन वजीर आजम उसका कौन था ये तो जरा बता दे मुझे। ठीक है, कैबिनेट वजीर आजम भी नहीं था, सदर भी नहीं था, दूसरा वो सेल्फ मेड अपना फील्ड मार्शल था। मेरा ये कहना है, अच्छा, ये मेरा ये मानना है। आपका ये कहना है। अब उन्होंने सेल्फ मेड नहीं था, ये इल्जाम है। देखिए उन्होंने बहरहाल जंग जीत के दिखाया था अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को, लेकिन वो उस जमाने में शिकस्त देना जब हमारे सोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, हमारे पास तो असला भी पूरा नहीं था। फौज बनने की पोजीशन में थी, एयरफोर्स डेवलप हो रही थी, तो ये कोई छोटा काम नहीं था अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त मिर्जा को मजूल करके। देखिए ये वो उन्होंने फील्ड मार्शल वो बने, और वो फील्ड मार्शल क्या होता है कि आप ऑल एंड ऑल वो हो जाते हैं, सियासी जो चीजें होती हैं उसको भी आप हैंडल कर रहे होते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं प्लीज ये हमारे इसको क्लियर करें। फील्ड मार्शल सियासी चीजों को हैंडल नहीं कर रहा होता, आपने सारी चीजें मिक्स कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दें। हमने, मुझे लगता है इनको एवन फील्ड याद आ गया। अब आप कहेंगे कि वो चीफ शेफ भी वही होता है। नहीं हमने मुशर्रफ का टाइम भी देखा है जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे। नहीं लेकिन एक बात मैं बताऊं, मैंने यहाँ पे मैंने मुल्क को गर्दाब से निकालने के लिए मौजूदा आर्मी चीफ को, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस हो, पॉलिटिकल क्राइसिस हो, उसमें मुआवनत फराहम करने के लिए अगर वजीर आजम ने उनको कोई ऑर्डर प्लेस किया है, ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट करते या जो भी है, कौन सा वजीर आजम, मैं तो ऑर्डर की बात कर रहा हूं, कौन सा वजीर आजम देखिए उनकी नहीं, मुझे तो आपको ये कहना चाहिए रिक्वेस्ट नहीं, वजीर आजम ऑर्डर करता है सर। ये तो आप फोर्सेस से भी पूछें, आज की फोर्सेस भी ये कहती हैं। नहीं, वजीर आजम जब सिविल मामलात में कोई फेवर लेना चाहता है, हेल्प लेना चाहता है, तो उसका तरीका वो ऑर्डर करता है ना जी। तो हमारे सर्विस वजारत दफा के जरिए वो ऑर्डर करता है। ठीक है, ऑर्डर नहीं, मैं उसको ऑर्डर नहीं समझता। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? उनकी मेहरबानी है। आर्मी चीफ की हर जमाने सर ये देखें, आज एक बात काम नहीं भी होता वो करते हैं। आज एक बात का काम फंड रेजिंग नहीं होता, आज एक बात का हमें इकरार करना पड़ेगा शिराजी साहब के आज एक सिस्टम है और आज एक प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर के जरिए देखें, अगर कोई वजीर आजम को मुआवनत चाहिए होती है या मदद फौज की चाहिए होती है, फौज को एक ऑर्डर जाता है, फिर आर्मी चीफ का ऑर्डर आगे होता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होता है। मैं ये समझता हूं कि शिराज साहब की तरफ जाने से पहले मुझे बताएं कि ये इस बहस में हम वक्त न ज़ाया करें कि जी ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या खान साहब को बाहर आने में कोई दिलचस्पी है जो मामला हो रहे हैं? देखिए पहले तो मैं ये बात अपनी मुकम्मल कर लूं कि फील्ड मार्शल का जो एक सिलसिला चला हुआ है उसमें हमने जनरल मुशर्रफ को भी देखा, जब वो आए उन्होंने
3 महीने में इलेक्शन करवाने थे, और वो फिर जब वो 10 साल वो पूरे करके गए और वो चीफ एग्जीक्यूटिव का उनको टाइटल दिया गया। ये जो फील्ड मार्शल का है ना, हुकूमत ने दिया, अब हुकूमत ने और जो फौज की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, दैट्स गुड, लेकिन फील्ड मार्शल का उनका रोल बनता नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है, फील्ड मार्शल जो होता है वो जो जंगें होती हैं जो उन्होंने प्रीवियस की होती हैं ब्रिटिश और इस तरह से, तो मुझे नहीं समझ आई कि फील्ड मार्शल का टाइटल जो है उनको देने की क्या ज़रूरत पड़ गई। एनीवेज, बाकी जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बानी पीटीआई की, तो बानी पीटीआई इंशाल्लाह बड़ी ईद अपनी कौम के साथ करेंगे। अच्छा जी, ये खबर है जी, ये बड़ी, ये आप इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए जी, अगर ऐसा हो जाता है तो ये कोई चंबे की बात नहीं है, अच्छी बात है। नहीं, ये पैरोल पे होगा या जमानत होगी? देखिए, ये तो फैसला अदालतों ने करना है, किसी फर्द अदालतों ने तो अपना फैसला क्योंकि देखिए ना, वो जो अलकादर ट्रस्ट की सजा जो मुअत्तली की थी, वो एप्लीकेशन लगी नहीं, उसकी डेट। देखिए, हमने जहां तक कानूनी पहलू हैं, मुख्तलिफ केसेस के हमने कानूनी पहलू देखे हैं, उसमें कानून ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। बेशुमार मामलात ऐसे हैं और वो ऐसे हैं कि उन पे क्या हम बात करें, वो सबके सामने हैं और अंडरस्टूड है कि कानून ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए, बल्कि उसमें हमें कहीं ना कहीं रुकावटें नजर आती हैं। तो कल को अगर अदालत उनको इंसाफ मुहैया कर देती है, तो अदालतों का तो मनसब और उनका तो काम ही इंसाफ मुहैया करना है। ऐसा होता है तो किसी को इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। हमने तो उन फैसलों पर भी एतराज नहीं किया था उस वक्त, सिर्फ अदालतों की इज्जत और तकरीम की खातिर, जब बेगुनाहों को सजाए मौत दे दी गई थी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस आपके सामने है और ऐसे लातादाद केसेस हैं। एक शख्स को नाअहल करार दिया जाता है और 5 साल के बाद फिर वो हर काम के लिए अहल करार दे देता है। अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं तो अब ये इनके अपने लोग जो हैं पीटीआई के, वो कहना शुरू हो गए हैं कि 2018 में वोट नवाज शरीफ को पड़ा था, हुकूमत इमरान खान की बना दी गई। ये इस पे मैं ना जरा थोड़ा सी मेरी स्टेटमेंट ले लीजिए। 2018 में वोट नवाज शरीफ को नहीं पड़ा था। 2018 में भी अवाम जो थी, नहीं सॉरी, देखें, मैं ये बात आप देखें, आप अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से करें, लेकिन आपके अपने देखें, फवाद चौधरी की ये स्टेटमेंट आ गई, फैसल वाडा की स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद आपके केपी के बहुत सारे लोग हैं, उनकी स्टेटमेंट्स आ गई कि जी 2018 का वोट नवाज शरीफ को पड़ा था, लेकिन हुकूमत पीटीआई को दे दी गई। बाजवा साहब, आप मुझे बात करने का मौका जी प्लीज जरूर। देखें, 2018 में वोट इमरान खान का था, 2013 में भी वोट इमरान खान का था, लेकिन 2013 में भी इमरान खान को आने नहीं दिया और 2018 में उसकी कमर तोड़ के उसको लूली रंगड़ी हुकूमत दी, जो कि अगर उसको भारी अक्सरियत दी जाती, 2/3 मेजॉरिटी होती, तो इमरान खान जो 3.5 साल में जो हुकूमत उसने की बहुत बेहतरीन की, जिसका कि आज लोग इकरार कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे, तो वो उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी होती, उसको तो बिल नहीं पास करने दिया जाता था। ये एक पीछे से उसकी कमर तोड़कर हुकूमत दी गई थी ताकि कुछ जो मामलात हैं वो हमारे नाम नहाद उन लोगों के हाथ में ही रहें। तो इसलिए आप ये कभी ना सोचें कि 18 में नवाज शरीफ को वोट पड़ा था, नवाज शरीफ का वोट नहीं था, तब भी इमरान खान। शमसी साहब, बात यह है जी कि लोग 1970 के इंतखाबात को एक पैरामीटर के तौर पे लेते हैं और कहते हैं जी बड़े वो मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात थे। लोगों का मुख्तलिफ, मैं दोस्तों की बात कर रहा हूँ, उसमें फ़र्द भी शामिल हैं, दीगर पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले असाब भी शामिल हैं, जिनकी पोलिटिकल एफिलिएशन होती है, वो अपनी पार्टी को समझते हैं कि उसका वोट बैंक बहुत ज़्यादा था, उसकी सीटें बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन फ़लाँ वक्त उसको इक़्तिदार नहीं दिया गया। मेरा चूँकि ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है, मैं तो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ और एनालिस्ट हूँ, मेरा तज़किया ये है कि 70 के इंतखाबात से लेके और पिछले इंतखाबात तक जितने इंतखाबात हुए हैं, इनमें कोई भी मुनसिफाना इंतखाब नहीं हुआ। सब में दूध में पानी मिलाया गया और नज़रिया ज़रूरत के तहत ऐसा हुआ है। और मैं नहीं समझता कि एक मौके पे एक पार्टी को 2/3 की मेजॉरिटी हासिल हो गई हो और फिर अगले इलेक्शन में वो हार के 18 या 16 सीटों पे आ गई हो। ऐसा नहीं होता, ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं पड़ता। पॉपुलैरिटी कम या ज़्यादा होती रहती है, क्रेडिबिलिटी कभी बेहतर होती है, कभी बेहतर नहीं होती, हुकूमतें कभी डिलीवर कर पाती हैं, कभी नहीं कर पाती, तो ये फ्लक्चुएट तो करते हैं रिजल्ट। लेकिन हमारे यहाँ आज एक शख्स आसमान पे है, कल वो जमीन पे गिरा होता है, अगले इंतखाबात में वो ज़ेरे ज़मीन चला जाता है। नहीं, यहाँ देखें, ये तो एक लंबी बहस है। अब हम हालत जंग में हैं, क्योंकि हमें हमारी अफवाज पाकिस्तान के जो DGISPR हैं,
उनकी तरफ से वाजे कर दिया गया है कि भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सिंतास मुआहदा उसने मुअत्तल कर दिया है यकतरफा तौर पे। श्रीलंका उसकी कंडेमिनेशन कर रहा है। दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं और हम ये कुएं के मेंढक की तरह अपनी ही सियासी जमातें जो हैं वो आपस में लड़ाई और अपना कौम को यकजा करने की बजाय एक दूसरे के दस्तगिरे बांध। देखिए, कौम यकजा है। ISPR के डीजी ने जो कहा हम उसके साथ खड़े हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और ये कश्मीर को आज़ाद कराने का बेहतरीन मौका है। अगर भारत सिंतास मुआहदे से पीछे हटता है, मसला कश्मीर पे बात नहीं करना चाहता, तो फिर हमें भी तमाम मुआहदे जो हैं बालाए ताक रख के हमें भी फिर कश्मीर की आज़ादी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है जी, फरत साहिबा। जी, मैं ये कहूँगी कि देखें, हमारा जो मुल्क है वो अल्लाह का एक तोहफ़ा, एक नेमत है। हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमारे जो आपस के इख्तलाफात हैं वो बलाए ताक रख के हम इस वक्त एक गर्दाब में फंसे हुए हैं। हमें अपने मुल्क के लिए अपने जो ज़ाती रंजिशें हैं इनको ख़त्म करके और मामलात को सीधा करना चाहिए। बानी PTI के साथ जो भी मामलात हैं, एक शख्स 2 साल से जेल में है जिस पर 200 से ज़ायद मुकदमात किए गए, जाली मुकदमात किया गया और वो आज भी आनी दीवार की तरह डट के खड़ा हुआ है। वो अपनी कौम के लिए खड़ा हुआ है। हमारे हलकों को चाहिए, मुख्तदर अब ये बहस है कौन सी कौम के लिए खड़ा हुआ है? पाकिस्तानी कौम के लिए खड़ा। और कहीं हमें नजर नहीं आ रहा वो तो नहीं देखे। 30 साल उसने अपनी जिंदगी के इस कौम के लिए को दिए और आज बच्चा बच्चा उसके साथ खड़ा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि कौन उसके साथ खड़ा हुआ है? हाँ, एक अच्छा, ये इंडिया वाले ये क्यों कह रहे हैं शिराज साहब, ये क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान ने इंडिया के लिए वो काम कर दिया? यानी वो 9 मई का वाकया याद करा करा के गौरव वारिया जो है वो हमें ताने देता है, दुश्मनाम तराजी करता है। मैं 1 मिनट एक बात कर। देखिए, भारत के सहाफ़ी हों या उनके एनालिस्ट हों या उनकी एजेंसियां हों, वो तो वो बात करेंगे जो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ जाए। वो बेबुनियाद बातें भी करते हैं। वो तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहते हैं। अभी जो लेटेस्ट उन्होंने वारदात की है जिस पर हमारा मीडिया को बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा, वो जूती मलहूत्रा वाला वाक़या है जिसको पाकिस्तान का जासूस वो साबित करने की कोशिशें कर रहे हैं। और ये एक और फ्लॉप ड्रामा है। जिस तरह पहलगाम वाला ड्रामा फ्लॉप हुआ, उसी तरह जूती मलहूत्रा वाला ड्रामा भी फ्लॉप होगा। लेकिन आप देखें ना, इसके पीछे अज़ाइम क्या हैं। उन्हें पहलगाम में शिकस्त हो चुकी है, उन्हें जंग में शिकस्त हो चुकी है। अब उनका एक 7 रुकनी वफ्द शशि थरूर की क़यादत में सारी दुनिया के दौरे पर निकला हुआ है, तो उन्होंने कोई सौदा बेचना है ना। अब उनके पास बेचने के लिए है कुछ नहीं, वो हर जगह जलील और रुस्वा हुए हैं। अगर लिहाजा उन्होंने एक नया बहाना तराशा है और अब वो एक नया बयानिया लेके जा रहे हैं। तो हमें खुली आंखों से बिल्कुल ठीक है, बयानिया तो हम भी लेके जा रहे हैं ना। हमारा भी एक इतने रुकनी जो है वो अपना जा रहा है। अब देखते हैं वफद, अब देखते हैं कि जीत किसकी होती है। चूंकि प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं और शिराजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, मोहतरमा फरत खालिद साहबा का शुक्रिया अदा करते हुए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम बहस ज़रूर करें, तामीरी बहस करें, तनकीद ज़रूर करें, तामीरी तनकीद करें, पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करें, हम एक दूसरे की तनकीद बर्दाश्त भी करें। और तामीर से मेरा मकसद ये है कि हम इस मुल्क को अगर बचा लेंगे, अगर इस मुल्क को तामीर व तरक्की की तरफ ले जाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लों का फ्यूचर सिक्योर होगा। और अगर हम फ्यूचर सेव कर लेते हैं तो जो ममालिक अपने आने वाले वक्त को अपना बेहतर बना लेते हैं वही इस दुनिया में सर्वाइव करेंगे। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।